नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव त्रिपाठी STS ऑनलाइन पर आप मुझे सुन रहे हैं। RO और ARO यानी समीक्षा अधिकारी और सह समीक्षा अधिकारी के इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के विषय में बहुत ही गहनता से समझाया था और ये बताने का प्रयास किया था कि बिना हिंदी के, जैसे अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो वहाँ पर GS भी आता है यानी जनरल स्टडीज़ भी आता है, हिंदी भी आती है। 140 नंबर का GS आता है और 60 नंबर की हिंदी आती है। लेकिन बिना हिंदी के ना सिर्फ आप प्राथमिक परीक्षा का पड़ाव ही पार नहीं कर पाएंगे, वरन मुख्य परीक्षा में तो मुख्य किरदार ही हिंदी का है। इसीलिए हमको हिंदी को बहुत गहनता से पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है या दोबारा देखना चाहता है तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट पर RO और ARO नाम की एक प्लेलिस्ट पर जाकर उस लेक्चर को देख सकता है। आज से हम अपना पहला टॉपिक, जो मैंने आपको बताया था कि हमको 6 टॉपिक्स के विषय में चर्चा करनी है, तो उनमें से जो पहला टॉपिक है वो मैं उठाने जा रहा हूँ, पर्यायवाची। आप लिखा देख रहे हैं, पर्यायवाची के सामने एक लिखा हुआ है। एक, इस एक का मतलब है ये पहला लेक्चर है पर्यायवाची का। तो देखिए, पर्यायवाची के अर्थ के विषय में कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। पर्याय का मतलब ही समान होता है, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द समान शब्द। विलोम का विलोम पर्याय होता है। जैसे विलोम है, विलोम शब्द वो होते हैं जो एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं, और पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जो एक दूसरे के समान अर्थ रखते हैं। जैसे अग्नि, सबसे पहला आप देख रहे हैं अग्नि, तो आप अग्नि कहें या दहन कहें या पावक कहें, सभी के अर्थ समान हैं और सभी को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए, हमको यहाँ पे आयोग स्तर की परीक्षा पर चर्चा करनी है, तो हमको बहुत सतही तो पढ़ने नहीं है। और सतही ना पढ़ने के साथ साथ, सतही से मेरा अर्थ है जैसे आप अग्नि पढ़ा करते थे जब हम सब छोटे थे, तो आग के पर्यायवाची पढ़ते थे, जल के पढ़ते थे, आकाश के पढ़ा करते थे, समुद्र के, नदी के पढ़ा करते थे। ये सब तो हम यहाँ पढ़ेंगे ही, और अन्य भी कई पर्यायवाची पढ़ेंगे। और इन सब पर्यायवाचियों को जो हम पहले भी पढ़ा करते थे उनके क्लिष्ट शब्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आसान शब्द नहीं आते हैं। भाई, पर्यायवाची कहाँ से लाएगा आयोग? शब्द लगभग सब वही हैं, लेकिन उनके क्लिष्ट शब्दों को, यानी कि उनके भिन्न भिन्न पर्यायवाचियों को बार बार घुमा घुमा के पूछता है। जैसे अग्नि, हम सब जानते हैं अग्नि को पावक कहते हैं, अग्नि ही दहन है, अग्नि ही धूमकेतु है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कृशानु भी अग्नि है, वैश्वानर भी अग्नि है, धनंजय भी अग्नि है। तो इस प्रकार के जो कठिन शब्द हैं वो ध्यान से आपको लिखने हैं, ऐसे ही आपको उतारना है पूरा और उसको बार बार रिवाइज करना है। जैसे चंचरीक, अब पूछा जाएगा चंचरीक किसका पर्यायवाची है। अब अगर वो आपको सीधे भंवरा दे दे, पूछे भंवरा किसका पर्यायवाची है, और आपको दे दे भ्रंग, भ्रमर, अली, तो आप आसानी से पकड़ लेंगे। लेकिन चंचरीक का तो कोई मैचिंग ही नहीं है भंवरा से। तो इस प्रकार के नए नए शब्द देगा, तो इनको अच्छे से बार बार, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, इनको याद करने का, इनको समझने का एक ही तरीका है कि आप इसको बार बार पढ़ें। इसमें कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, इसमें कोई विज्ञान नहीं है, इसमें कोई ऐसा भूगोल नहीं है जो आप किसी कॉन्सेप्ट से समझ सकें। याद करना ही होगा। हाँ, थोड़े तरीके से याद करें जिससे चीज़ें याद रहें। जैसे चंचरीक भंवरा का है। अब आप भा से बनने वाले एक साथ लिख लीजिए, जैसे भौरा, भंवरा, भ्रंग और भ्रमर। और माँ से बनने वाले एक पास लिख लीजिए, जैसे मधुकर, मधुप और मधुव्रत। तो ये सारे ही पर्यायवाची हैं चंचरीक के। ये हुताशन और चंचरीक अभी पिछली साल ही पूछे गए हैं। अपर्णा, अब अपर्णा तो आसान है, अपर्णा पार्वती का है पर्यायवाची, और पार्वती को गौरी भी कहते हैं। आप पार्वती कहें, गौरी कहें, शैलजा कहें, ये सारे शब्द सुने हुए हैं, प्रायः लोग इसको जानते हैं। अंबिका कहें, रुद्राणी कहें,
इस प्रकार से अपर्णा, मोटा मोटा याद रखें, अपर्णा मतलब पार्वती। अब पार्वती, उमा, गौरी, अंबिका, रुद्राणी, शैलजा, ये सारे पर्यायवाची अपर्णा के हैं। अपर्णा ना पूछ के पूछ दे गिरिजा किसका है, वो भी पार्वती का है। पार्वती किसका है, उमा का है। ये सब एक दूसरे के समान अर्थी होते हैं। तिमिर, तिमिर भी आसान शब्द है, जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है हिंदी का वो अच्छे से समझता है। तिमिर माने अंधकार या अंधेरा। तो आपसे अंधकार और अंधेरा तो पूछेगा नहीं। जो प्रमुख शब्द हैं वो हैं तमिश्र, तमस, श्यामत्व और कालिमा। कालिमा में काला निहित है, श्यामत्व में श्याम निहित है, श्याम मतलब काला। और तमस और तमिश्र, ये दो विशेषता याद रखने हैं आपको। तमिश्र, तमस, श्यामत्व, कालिमा, ये चारों ही शब्द, इनमें से तमिश्र और तमस कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इनको विशेषता याद रखें। तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा या अंधकार, और तमिश्र और तमस इसके पर्यायवाची हैं। अचल, जैसा कि अचल में ही लिखा हुआ है, आ किसी के भी पहले आप लगा देते हैं, वो एक नकारात्मक दृष्टिकोण झलकाने लगता है। चल माने चलना और अचल माने नहीं चलना, यानी नहीं कौन चलता है, तो पहाड़ नहीं चलता है। शैल को पहाड़ ही कहते हैं, पहाड़ नहीं चलता है, पहाड़ियाँ नहीं चलती हैं। तो आप पहाड़ तो याद रखें। देखिए, बेसिक शब्द तो इसलिए याद रखें क्योंकि बाकी के आपको उनसे ही इंटरलिंक करने हैं। अगर आपको यही नहीं याद है कि अचल पहाड़ का होता है, पहाड़ी का है, पर्वत का है, गिरी का है, तो आप ये कठिन कठिन कैसे याद रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ पहाड़ लिख दिया है, आप चाहें तो इसी के आगे पहाड़ी, गिरी, पर्वत, ये सब भी लिख सकते हैं। शैल, पहाड़ को ही शैल कहते हैं, लेकिन प्रमुखता से क्या याद रखना है, नगपति, धरणीधर, कोह, भूभृत और मेरु, ये शब्द अधिक पूछे जाते हैं। धरणीधर, कोह, भूभृत और मेरु, ये किसके पर्यायवाची हैं, पहाड़ के पर्यायवाची हैं, अचल के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगले पर, चंद्रहास। चंद्रहास क्या है, देखिए। अब देखिए, पर्यायवाची पूछने का आयोग का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि जिस शब्द को वो पूछ रहे हैं आपसे और जिस शब्द का वह पर्यायवाची है, उसके शब्द को देखने से आप बिल्कुल ही नहीं पकड़ पाएंगे कि ये उसका हो सकता है। जैसे अगर वो आपसे श्यामत्व पूछे, आप पकड़ लेंगे अंधेरा का है। कालिमा पूछे, आप पकड़ लेंगे अंधेरे का या अंधकार का है। लेकिन उन्होंने आपसे कहा तमस क्या है या तिमिश्र क्या है, अब आपने मित्रों अगर नहीं पढ़ा है तो पकड़ नहीं पाएंगे। ऐसे ही अचल यानी पहाड़ में अगर वो आपसे कहें नगपति, तब भी आप पकड़ लेंगे, सेंस लगा लेंगे। नाग पर्वत पे रहते हैं, पहाड़ पे रहते हैं, पहाड़ तो पहाड़ ही है। अगर वो आपसे मेरु कहें, अगर वो आपसे भूभृत कहें, तब आप नहीं पकड़ पाएंगे। कोह अगर आपने नहीं सुना है, आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो आयोग का मोटिव ये रहता है, शब्द तो वही देंगे, शब्द बना के थोड़ी देगा आयोग, लेकिन उनके क्लिष्ट शब्दों को आपके सामने परोसेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपने गोता लगा के तह तक पढ़ाई करी है या सतह पे ही ऊपर ही तैरे हैं और बाहर आ गए। चंद्रहास, अब चंद्रहास का सेंस होता है तलवार। चंद्रहास को कहते हैं तलवार। अब तलवार को कृपाण भी कहते हैं, शायक भी कहते हैं। असी बहुत बार पूछा गया है मित्रों, असी और करवाल। कृपाण, शायक, खड़ग, असी, तलवार। असी विशेषता से याद रखें। ये 5 आपको चंद्रहास में याद रखने हैं। जीव, जो हमको स्वाद दिलाती है। यदि जीव ना हो तो हम भिन्न भिन्न प्रकार के भोजनों के प्रति आकर्षित और उत्तेजित ना हो, लेकिन जीव हो क्यों ना भैया। तो जीव को कहते हैं जिह्वा। ये जो हल्का सा बा देख रहे हैं ये जिह्वा है, लेकिन जिह्वा तो आएगा नहीं, वो जानता है। ये तो बच्चा पैदा हुआ और जैसे ही हिंदी उसने पढ़ना प्रारंभ किया उसको पता चल गया जीव माने जिह्वा होता है। न रसना पूछेगा, न वाणी पूछेगा, वो रसिका, बाचा और गिरा। आसान है जीव का, फिर मैंने लिख दिया, ये लगभग काफ़ी लोगों ने पढ़ा हुआ है। बिजली, अब बिजली में देखिए विद्युत सब जानते हैं। असनी,
इंद्र वज्र भी लड़के पकड़ लेंगे। क्षण प्रभा, क्षणिका, क्षण भर के लिए। कौंधा भी लड़के जानते हैं, दामिनी भी लड़के जानते हैं, और चंचला भी सुना हुआ है। तो ये जो है, जो मैं अंडरलाइन करता हूँ उन पर विशेष याद रखें। अश्नि, क्षण प्रभा, क्षणिका और चंचला। अचल में पुनः लिख गया, यहाँ अचल में लिख चुका हूँ तो अचल में पुनः लिख गया। आते हैं अगले पर, चोर पर। अब देखिए चोर कब चलता है? रात में। तो रात्रिचर, चोर रात्रिचर भी है। चोर रजनीचर भी है, रात को रजनी कहते हैं। ठग, तस्कर, ये सब कब आएगा? जैसे रात्रिचर, रजनीचर, तस्कर, ठग, ये तो देखने से ही प्रथम दृष्टया ही लग रहा है चोर। देखिए मित्रों, एक चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, या शब्द और वाक्य वर्तनी शुद्धि हो गया, विशेषण और विशेष हो गया, ये सब आप पढ़ेंगे। अभी तो आप प्रारंभ कर रहे हैं पढ़ना, हल्के हल्के ये सब पढ़ेंगे। तो आप एक चीज़ देखेंगे, इन सब में शब्द नए नहीं होंगे। जैसे चोर बहुत पुराना शब्द है, बचपन में ही बच्चा पढ़ लेता है। अब बचपन में बच्चा पढ़ता है, चोर का पर्यायवाची रात्रिचर है, रजनीचर है, तस्कर है, ठग है। और चोर का ही पर्यायवाची एआरओ और आरओ की परीक्षा में आयोग पूछेगा, लेकिन वो ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कजाक किसका पर्यायवाची। वो कहेगा कजाक किसका पर्यायवाची, स्तेन किसका पर्यायवाची। कई बार पूछा गया ये स्तेन। तो कजाक, कजाक और स्तेन। देखो भैया प्यारे बाबुओं, एक चीज़ अच्छे से समझ लो। कठिन शब्द पढ़ने में कठिन लग रहे हैं, याद करने में महाकठिन लग रहे हैं, लेकिन ये कठिन शब्द ही आएंगे पेपर में। ये रात्रिचर, रजनीचर, तस्कर, ठग ये नहीं पूछे जाएंगे पेपर में, ये आएंगे। क्षण प्रभा, क्षणिका, कृपाल, करवाल, को, भूव्रत, मेरु, तिमिश्र, तमस, अंबिका, सिलीमुख, धूमकेतु, वैश्वानर, कृसान, ये आएंगे कठिन कठिन शब्द। इसलिए इनको बार बार लिखना है और रिवाइज करना है। आते हैं अगले पर, मीमांसा। मीमांसा तो सामान्य सा शब्द है, लगभग सब जानते हैं। मीमांसा माने बुद्धि होती है, बुद्धि कहें, ज्ञान कहें। बुद्धि, ज्ञान, रचना, वाणी, आलोचना, समालोचना और विश्लेषण। ऐसे याद रखें, एक चरण में ये याद करें, बुद्धि, ज्ञान, रचना, वाणी, और दूसरे चरण में आलोचना, समालोचना और विश्लेषण। ये विशेषता से याद रखें। एक दो बार समालोचना, आलोचना और विश्लेषण को पूछा गया है। ये कम पूछे जाते हैं क्योंकि लगभग सब जानते हैं कि मीमांसा का अर्थ होता है बुद्धि, ज्ञान, ये सब, रचना, लगभग सब जानते हैं ये। आखिरी है अंशुक। अब जैसे आपसे सीधे कहें कपड़ा, तो कपड़ा तो आप बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं कि कपड़ा को वस्त्र कहते हैं, परिधान कहते हैं, बसन कहते हैं, चीर कहते हैं। ये सब मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप चाहें तो लिख लें। वस्त्र, परिधान, बसन, चीर, पोशाक, लिबास, ये सब कहा जाता है। लेकिन पूछेगा कि आपसे, आप कहेगा अंशुक किसका है, कहेगा अंशुक किसका पर्यायवाची है, या कपड़े का पर्यायवाची निम्न में से कौन है। उसने दे दिया आपको आलोचना, दे दिया क्षण प्रवाह, दे दिया रसिका, दे दिया कृपाण, दे दिया, और दे दिया आपसे आच्छादन या अंशुक। पूछेगा कि इसमें से कपड़े का पर्यायवाची कौन सा है। तो कठिन शब्दों पर विशेष ध्यान दें। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर लेक्चर में बार बार कहूँगा। हिंदी का मतलब है विशेषता, पर्यायवाची का मतलब है कठिन शब्द। कठिन शब्दों पर विशेष ध्यान दें, हल्के शब्दों को पढ़ के पर्यायवाची में आगे ना बढ़ें। कपड़ा है, बसन है, पहरावा है, लिबास है, आच्छादन है। आप वो भी आगे लिख सकते हैं जो मैंने आपको भी बताया था, जैसे वस्त्र है, परिधान है, चीर है, लिबास तो मैंने लिखा ही है यहाँ, पोशाक है, पहनावा है। एक पहरावा भी होता है और पहनावा भी होता है, ये सब भी आप आगे लिख सकते हैं। तो ये आपने कुछ 12 शब्द, एक तो खैर मैं एक्स्ट्रा लिख गया था, कुछ 11 शब्द मुझसे पढ़े। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस प्रकार से 11-11 और 12-12 शब्दों को आपको पर डे प्रोवाइड कराऊँगा। पर डे, प्रतिदिन आपको एक लेक्चर मिलेगा
कभी कभी हो सकता है 2 लेक्चर मिलें और आप इसको नोट्स बनाइए, ऐसे ही आप लिखिए, ऐसे ही आप शब्द उतारिए और पहले सरल शब्दों को लिखिए, बाद में कठिन शब्दों को लिखिए। जो मैंने आपको बताया कि ये कठिन है, इनकी संभावनाएं अधिक हैं, और उन कठिन शब्दों का बार बार प्रयास करें। अंत में जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा प्रश्नों को, अभी तो जैसे यहाँ पे पूरा थ्योरी लिखी हुई है, पहले तो याद करना है आपको, तो इस प्रकार से मैं आपको पर्यायवाची तकरीबन, देखिए पर्यायवाची का खजाना भरा हुआ है, कोई कमी नहीं है। हमको वो पढ़ना है जो अधिक पूछा जाता है या अधिक पूछे जाने की संभावना है। तो इस प्रकार से लगभग 250 से 180 शब्द ऐसे हैं, 180 पर्यायवाची ऐसे हैं लगभग, जो आपको पढ़ने हैं। बहुत अच्छे से याद रखें, लगभग 180, 170 से 180 पर्यायवाची आपको पढ़ने हैं। 99% उनमें से ही फंस जाता है और आप आराम से कर कर आते हैं सही। तो ये पहला लेक्चर है, हल्के हल्के उसको बढ़ाता रहूँगा। प्रयास यही रहेगा कि लगभग 15 से 20 लेक्चर में, 15 से 16 लेक्चर में पर्यायवाची ख़त्म कर दूं, फिर विलोम पर आऊँगा। लेकिन उसके लिए आपसे प्रार्थना ही नहीं, आपसे करबद्ध निवेदन भी है कि आप इसको लिखें। जब तक आप ये पूरा मटेरियल अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा। फ़िलहाल तो आपको लगेगा ऐसा याद हो गया है हमको, हमने क्षण प्रभा पढ़ा, क्षणिका पढ़ा, वो बिजली का है, हमने अंबिका पढ़ा, रुद्राणी पढ़ा, शैलजा पढ़ा, वो अपर्णा का है। आप एकदम पढ़ोगे तो आपको वैश्वानर, कृशाणु और धूमकेतु, ये हुतासन यानी अग्नि के लगेंगे, लेकिन बाद में भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे। इसीलिए लिखें अवश्य। आता हूँ बहुत जल्दी पर्यायवाची भाग 2 के साथ, ऐसे ही लगे रहिए। मैंने आपको वादा किया है कि मैं आपको आरओ और एआरओ की संपूर्ण तैयारी, हिंदी की संपूर्ण तैयारी कराऊंगा, और आज से वह क्रम प्रारंभ हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।